नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है। ये उसने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 में एयर स्ट्राइक कर साबित भी कर दिया। हाल ही में जिस तरह से पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद से पाकिस्तान जैसे बौखला सा गया। पाकिस्तान की ये बौखलाहट बताने के लिए काफी थी कि इंडियन आर्मी ने सही टारगेट हिट किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगा जाने लगा। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर था कि मोदी सरकार को एयर स्ट्राइक का चुनावी फायदा न मिल जाए, इसीलिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मसूद अजहर का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और रैलियों में बताने लगे कि मसूद अजहर को हमने पकड़ा और बीजेपी ने छोड़ दिया। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मोदी सरकार में हुई एयर स्ट्राइक का जवाब सालों पुराने कंधार कांड से देने की रणनीति अपनाने वाले राहुल गांधी ने बस यही सबसे बड़ी गलती कर दी। साल 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद मनमोहन सरकार ने क्या किया, ये बताने की बजाय कंधार कांड याद करने वाले राहुल गांधी ने शायद कांग्रेस सरकार का इतिहास नहीं देखा था। राहुल ने बीजेपी पर मसूद अजहर को छोड़ने का आरोप लगाकर घेरा तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरी लिस्ट लेकर आ गए कि कब कब कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने आतंकियों को छोड़ा। शाह ने ब्लॉग के जरिए राहुल गांधी को इतिहास देख लेने की नसीहत दी। शाह ने पहले तो राहुल गांधी के उठाए कंधार मुद्दे पर कहा, क्या कांग्रेस को नहीं पता कि जब विमान अपहरण की आतंकी वारदात हुई तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विषय पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे। देश के मानस को स्वीकारते हुए और विमान में फंसे लोगों के जीवन की रक्षा को प्राथमिकता मानते हुए सभी राजनीतिक दलों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन सभी लोगों की जिंदगी हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो विमान में फंसे हैं। अतः सभी दलों ने सर्वसम्मति से मसूद अजहर को सौंपने तथा अपने लोगों को वापस लाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह देश के मानस की मांग थी। यह जोखिम में फंसे लोगों को निकालने की हमारी प्राथमिकता थी। हमने वही किया जो तब एकमात्र संभव रास्ता था। यह कदम कोई गुडविल जेस्चर में नहीं उठाया गया था। कंधार कांड पर राहुल गांधी को सच्चाई का आईना दिखाने के बाद अमित शाह ने आतंकवादियों को छोड़ने के मुद्दे पर भी उन्हें नहीं बख्शा। शाह ने कहा, इस गैर जरूरी मुद्दे को उठाकर कांग्रेस ने इतिहास में हुई ऐसी रिहाइयों पर बहस छेड़ दी है जो खुद कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े करने वाले हैं। यह बहस मसूद अजहर की रिहाई से न तो शुरू होती है और न ही समाप्त होती है। यह सूची बड़ी है जिस पर चर्चा हो तो कांग्रेस का दामन दागदार नजर आएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ब्लॉग के जरिए यूपीए सरकार में छोड़े गए आतंकवादियों का इतिहास सामने रखते हुए पूछा, कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि सन 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 28 मई को 25 दुर्दांत आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया। उस समय न तो कोई ऐसी परिस्थिति थी और न ही कोई ऐसा दबाव, लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के नाम पर कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार ने 25 आतंकियों को रिहा कर दिया। जानना जरूरी है कि इन 25 आतंकियों में से एक आतंकी ऐसा भी था जिसको 1999 में भी नहीं छोड़ा गया था। ये सभी 25 दुर्दांत आतंकी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इन छोड़े गए आतंकवादियों में से एक शाहिद लतीफ आगे चलकर पठानकोट आतंकी हमले का मुख्य हैंडलर बना। आज अपनी राजनीति के लिए एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति में लिए गए सर्वसम्मति के निर्णय पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का जवाब देगी कि इन आतंकियों की रिहाई क्यों की गई थी। अमित शाह ने चीन को मिले वीटो पावर पर भी कांग्रेस की जमकर क्लास ली। दरअसल 13 मार्च को ही भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन के वीटो का इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रस्ताव गिर गया और एक बार फिर मसूद बच गया। इधर मसूद के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचने पर भारत जहां दुखी था, तो वहीं राहुल गांधी को जैसे एक और मौका मिल गया हो मोदी को घेरने का। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा दिया। अमित शाह ने कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विषय आया तब पंडित नेहरू ने पहले चीन की नीति पर चलते हुए यह अवसर चीन के हाथों में दे दिया।
आज वही चीन इस अधिकार का उपयोग करके बार बार आतंकी मसूद अजहर को बचाने का काम कर रहा है। साथ ही कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर ले जाने की चूक भी नेहरू ने ही की थी। आतंकवाद पर असंवेदनशील टिप्पणी करने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी और नेहरू की इन दो गलतियों पर एक बार गौर जरूर करना चाहिए। ये दोनों गलतियां देश के लिए नासूर बनी हुई हैं। मसूद अजहर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने चले राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी 14 मार्च को ही जोरदार हमला बोला और पूछ लिया कि भारत को जब दर्द होता है तो आप खुश क्यों होते हैं। कैबिनेट की अपनी वरिष्ठ मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के जमीन खरीदगी और उससे उपजे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विषय आपके सामने उठाया था। ओप इंडिया कॉम ने काफी विस्तार से चीजों को सामने लाया है। मैंने कांग्रेस पार्टी का जवाब देखा है। मैंने कहा जमीन खरीदी गई और राहुल गांधी ने जमीन खरीदी, अपनी बहन को गिफ्ट कर दी और उनकी बहन ने एक संस्था को दे दी। हमें कांग्रेस पार्टी से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। जमीन खरीदना अपने आप में गड़बड़ नहीं है, जमीन किससे खरीदी गई यह बहुत जरूरी है। और जमीन एक ही व्यक्ति से क्यों खरीदी गई यह भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा चीजों को, लेकिन मैं पहले बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा के पीछे राहुल गांधी उनके जमीन के घपले में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। Rahul Gandhi is standing firmly behind Robert Vadra in all the land deals, reeking of impropriety, abuse of power, and also corruption. ये एचएल पहवा क्या चीज है? आज हम बीजेपी के मंच से देश के सामने इस विषय को उठाना चाहते हैं कि एचएल पहवा क्या चीज है, क्या है वो, क्या है उनका बिजनेस, क्या है उनके आय का स्रोत, और इतनी बड़े बड़े जमीन के ट्रांजैक्शन में वो जमीन के मालिक कैसे हैं। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि पावा साहब बीच में कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी जमीन वो रखते हैं, वो बेचते हैं और फिर दोबारा उसी जमीन को प्रियंका जी को बेच देते हैं एट वेरी हाई प्राइस। ये मैं भी आता हूं इस पर। इस पूरे मामले के एक दूसरा बहुत बड़ा बिंदु है सीसी थम्पी, और तीसरे हैं संजय भंडारी। और आज जब मैं अपनी प्रेस वार्ता को कंक्लूड करूंगा तो राफेल पर राहुल गांधी में इतनी तल्खी क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद बेबुनियाद, शर्मनाक और झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसका कारण समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि 17 मार्च 2008 को, मैंने नहीं, स्मृति जी ने बताया था, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, 17 मार्च 2008 को राहुल गांधी ने 26,47,000 में 6.5 एकड़ जमीन पलवल में खरीदी, हसनपुर में। खरीदने वाले कौन थे, बेचने वाले कौन थे? एचएल पहवा। खरीदने वाले कौन थे? राहुल गांधी। किसके थ्रू? महेश कुमार नागर। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एचएल पहवा का नाम है, महेश कुमार नागर का नाम है। परचेजर राहुल गांधी थ्रू महेश कुमार नागर। और ये सेल डीड भी आपको दिखाई गई थी, ये सेल डीड का पेज है। दूसरा, 3 मार्च 2008 को एचएल पहवा साहब
हसनपुर गांव में फिर जमीन बेचते हैं, 72 कनाल। बेचने वाले कौन है? एचएल पाहवा। खरीदने वाले कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। किसके थ्रू? महेश कुमार नागर। एचएल पाहवा सेलर, परचेजर रॉबर्ट वाड्रा थ्रू महेश कुमार नागर।